हे गाइस, गुड इवनिंग, नमस्कार, शुभ संध्या। कैसे हैं आप सब लोग। देखिए, मई 23 की सीए इंटरमीडिएट की आरटीपीज जो हैं वो रिलीज हो चुकी हैं और लॉ और ऑडिट दोनों की आरटीपी पे हम लोग करने वाले हैं बात। तो आज का ये जो बहुत छोटा सा सेशन है इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मई 23 आरटीपी में जो एमसीक्यू वाला पार्ट हमारा कवर है उसमें क्या कुछ है और क्या उसके आंसर्स होंगे। तो आइए उसके ऊपर हम बहुत फटाफट से बच्चे लोगों कर लेते हैं हमारा डिस्कशन। तो चलिए बहुत फटाफट से आपको लेकर के चलता हूं। तो ये हमारे आरटीपी का एमसीक्यू वाला पोर्शन है और पहला क्वेश्चन जैसा आप लोग देख रहे हैं वो है हमारा केस बेस्ड एमसीक्यू। केस सिनेरियो दे रखा है, बढ़िया सा क्वेश्चन है। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। Modern Limited is a company limited by shares that manufacture furniture item apart from material used in modular kitchen. मॉडर्न लिमिटेड एक अनलिस्टेड कंपनी है। भाई क्वेश्चन में अपने को यहाँ पे दे दिया कि एक अनलिस्टेड कंपनी हो गई एंड विद अ रजिस्टर्ड ऑफिस जिसका है किधर पे, मुंबई में। कॉर्पोरेट ऑफिस इसका दिल्ली में है और ब्रांच ऑफिस इसका जो है वो थ्रू आउट ऑफ इंडिया में है। ये चीजें अपने को यहां से पता लग रही हैं। चलिए जी, ये देखिए इंफॉर्मेशन आ गई। Now following are the fact regarding the 18th annual general meeting of Modern Limited। कुछ इंफॉर्मेशन अपने को इन्होंने दे रखी है, एक बार पढ़ लेते हैं। Modern Limited is the lead sponsor of the furniture trade event India Furniture Expo 2022 and a member of Association of Furniture Manufacturer and Trader। ठीक है भाई, बहुत सारी इंफॉर्मेशन दे रखी है और उसमें लिखा है ऑन बिहाफ ऑफ द एसोसिएशन ये एक एक्सपो हॉल बुक करवाती है मुंबई के अंदर फॉर द इवेंट और ये डिसाइड करती है कि कंपनी अपना 18th एजीएम भी वहीं पर रख लेगी। ठीक है भाई, अच्छी बात है। बट लेटर दे फाउंड, क्या पता लगता है उनको, हाँ, दैट द इंडिया फर्नीचर एक्सपो 2022 व्हिच वाज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड फ्रॉम सितंबर 16 1922 had to be postponed as Bombay Municipal Corporation continued to occupy the hall as vaccination center। क्या बात है, वापस हुई अपना कोविड वाला वैक्सीनेशन। तो उसके लिए इन्होंने क्या कर लिया कि भी वो जगह ऑक्यूपाई कर ली है, तो अब इनकी मीटिंग वहां होने वाली तो दिखती नहीं है, वो फर्नीचर एक्सपो भी नहीं होगा। तो मॉडर्न लिमिटेड जो है वो रीथिंक कर रही है और प्लान करती है अपना एनुअल जनरल मीटिंग कहां रखने को, कब रखने को, सितंबर 27 एट आईएमए ऑडिटोरियम इन दिल्ली। क्या बात है भाई, दिल्ली के अंदर वो लोग रखने का सोच रहे हैं। भाई कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस बच्चे लोगों को मुंबई में है लेकिन कंपनी रखना चाह रही है दिल्ली में नियर इट्स कॉर्पोरेट ऑफिस, जहां उनका कॉर्पोरेट ऑफिस है और सारे मेंबर ने उसके ऊपर अपना जो कंसेंट है वो भी इनको दे दिया है। चलिए भाई, ठीक है। द नोटिस ऑफ द सेड मीटिंग वाज पोस्टेड ऑन सितंबर 5th 2022 स्पेसिफाइंग प्लेस, डेट और डे इन्होंने बता दिया है। इन एडिशन टू द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड, वो भी साथ में अटैच कर दिए। इन केस ऑफ मिस्टर अशोक हु इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट बट अनडिस्चार्ज अभी तक, नोटिस वाज सेंट टू द असाइनी, उनके असाइनी को नोटिस भेजा गया और विलफुल ओमिशन इन्होंने किया है नोटिस देने में मिस्टर अंजुम को। दो लोगों को नोटिस देने में गड़बड़ है। अब ऐसी ही बहुत सारी इंफॉर्मेशन बच्चे लोगों अपने को यहां पे दे रखी है। तो क्या करें, एक बार इंफॉर्मेशन पढ़ लेंगे फिर क्वेश्चन करें, या जो तरीका आपको मैंने बताया था कि पहले क्वेश्चन पढ़ लिया जाए फिर जरूरत पड़ेगी वो वाली इंफॉर्मेशन पे अपन आ जाएंगे, जैसा आपको हमेशा मैंने कहा है। तो आइए ऐसा ही कर दे, एक बार थोड़ा सा आइडिया लग गया कि क्वेश्चन क्या है। अब इन्होंने यहां पे अपने को बोला है, अच्छा, इतना सारा इंफॉर्मेशन। फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट क्वेश्चन, रिगार्डिंग द नोटिस ऑफ मीटिंग गिवन बाय द मॉडर्न लिमिटेड you are required to pick the correct option in light of provision of the Companies Act and rules notified thereunder। okay, 4 पॉइंट्स दे रखे बच्चों अपने को यहाँ पे और अपने को पूछा है कि भाई इनमें से कौन से सेंटेंसेस करेक्ट हैं। नीचे ऑप्शंस दे रखे हैं, ये अपने को चूज करना है। चलिए पढ़ लेते हैं। सबसे पहला, मॉडर्न लिमिटेड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ नोटिस एज रिक्वायर्ड। तो मॉडर्न लिमिटेड 21 क्लियर डेज पहले अपना नोटिस जाना चाहिए और मॉडर्न लिमिटेड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ नोटिस। अब अपन जानते हैं ये कंपनी जो है वो किस तरह का कंपनी है भाई, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ऐसा कुछ दे रखा है क्या इंफॉर्मेशन अपने को। पब्लिक कंपनी है और सितंबर 27 का इनका मीटिंग है। सितंबर 5 को मीटिंग का नोटिस जो है वो इन्होंने पोस्ट किया है। तो 21 क्लियर डेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे पूरा होता अपने को दिख रहा है मेरे ख्याल से। नहीं, क्या कहते हैं आप लोग भाई। तो मॉडर्न लिमिटेड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ नोटिस, हालांकि लेंथ ऑफ नोटिस ऑब्जर्व इन्होंने किया, करेक्ट लग रहा है, इनकरेक्ट लग रहा है। ये सेंटेंस तो कुछ करेक्ट नहीं लग रहा है ऑब्जर्व वाला। सेकंड कहता है नोटिस शैल बी गिवन टू अ मेंबर इररिस्पेक्टिव इज सॉल्वेंट, या डिक्लेयर्ड इंसॉल्वेंट है या डिस्चार्ज इंसॉल्वेंट, कुछ भी हो। नहीं भाई, अगर कोई मेंबर इंसॉल्वेंट है
तो बट ऑब्वियस है कि उसका नोटिस तो उसके ऑफिशियल असाइनी को जाता है। और अगला लिखा है नोटिस शैल बी गिवन टू असाइनी ऑफ इंसॉल्वेंट मेंबर मॉडर्न लिमिटेड करेक्टली डिड सो। इन्होंने यही किया था ना, ऊपर अगर अपन पढ़े हैं तो देखो क्वेश्चन में अपने लाइन पढ़ी है, मिस्टर अशोक हु इज डिक्लेयर इंसॉल्वेंट लेकिन अनडिस्चार्ज है, नोटिस उसके असाइनी को दिया गया, तो बिल्कुल सही है भाई, उसके असाइनी को नोटिस दिया जाना एब्सोल्युटली करेक्ट है। इट मींस थर्ड वाला जो पॉइंट अपने को दिख रहा है वो करेक्ट नजर आ रहा है ना अभी तक में। विलफुल ओमिशन जो किया था एक अशोक नाम के मेंबर को, और वो मीटिंग को इनवैलिड कर सकता है, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो दो चीजें इसमें अपने को जो है वो करेक्ट नजर आती हैं, यानी कि सेकंड और फोर्थ जो है वो करेक्ट नजर आता है। तो आप देखें, सॉरी थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड एंड फोर्थ अपने को बी में दिख रहा है बच्चे लोगों, बी ऑप्शन हमारा जो है वो हो जाएगा एब्सोल्युटली करेक्ट ऑप्शन, अपने को ध्यान रखना है। अब सुनना, बाई चांस कभी ऐसा कंफ्यूजन भी लग जाए, कई लोगों को लगे सर फर्स्ट वाला हमको समझ नहीं आया, मॉडर्न लिमिटेड ऑब्जर्व द लेंथ ऑफ नोटिस एज रिक्वायर्ड, तो इन्होंने लेंथ ऑफ नोटिस पे ध्यान दिया है कि नहीं दिया? अभी 25 क्लियर डेज वाला कंसेप्ट यहाँ पे लगता दिख नहीं रहा है, बराबर। तो इस चीज को लेकर के हमने बोला कि भाई ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये यहाँ पे करेक्ट अपने को नजर नहीं आ रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा, ऐसे ही कोई ट्रिकी टाइप से अगर बात करें तो फर्स्ट थर्ड और फोर्थ का कोई कंसेप्ट भी यहाँ पे नहीं है, ये सिर्फ एक इस क्वेश्चन के हिसाब से आपको बता रहा हूं, बाकी तो अपने को बिल्कुल हाँ जो भी इस सिचुएशन के अंदर रिक्वायरमेंट है लॉ की वही देखनी पड़ेगी प्योरली, ये आप लोग ध्यान में रखने वाले हैं। चलिए जी नेक्स्ट पे आते, रिगार्डिंग द प्लेस ऑफ 18th एजीएम, प्लेस के बारे में पूछ लिया है, डिसाइड वेदर एप्लीकेबल प्रोविजन वॉयलेटेड और नॉट। अच्छा देखें, पहला पॉइंट ये कह रहे हैं भी वॉयलेट हो गया है बिकॉज ये मीटिंग ओनली रजिस्टर्ड ऑफिस पे होना चाहिए था, नहीं भी ऐसा कोई जरूरी नहीं है। वॉलेशन है बिकॉज एजीएम शैल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी और एट सम अदर प्लेस विद इन द सेम सिटी टाउन और विलेज जहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है। ये आंसर सही लग रहा है, बराबर। और मैक्सिमम लोगों को ये आंसर सही लगने वाला है क्योंकि हमने पढ़ा है कि एजीएम कहां पे हेल्ड होनी चाहिए, जहां कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड है या उसी सिटी टाउन या विलेज में। तो आंसर तो बी सामने दिख रहा है, तो आगे क्यों पढ़ना, लेकिन पढ़ना पड़ेगा। अगला कह रहा है कोई वॉल्यूशन नहीं है बिकॉज एजीएम शेल बी हेल्ड आइदर एट द रजिस्टर ऑफिस या कॉर्पोरेट ऑफिस। इतना पढ़ते समझ में आ गया कि भैया कॉर्पोरेट ऑफिस पे तो मीटिंग रखने का कोई सवाल ही नहीं है, ये तो खत्म है। अगला ऑप्शन कहता है कोई वॉल्यूशन नहीं है बिकॉज एजीएम ऑफ द सेड कंपनी मे बी हेल्ड एट एनी प्लेस इन इंडिया। अब बच्चे लोगों इधर खोपड़ी ये लगानी पड़ेगी अपने को, कंपनी जो है वो अनलिस्टेड कंपनी है, अपने नोट्स को चेक करिएगा ढंग से। ये कंपनी अनलिस्टेड कंपनी है और अनलिस्टेड कंपनी में अगर सारे मेंबर एग्री कर जाएं, जो यहां पे कर भी गए हैं, तो ये अपना मीटिंग इंडिया में किधर भी कन्वेन कर सकती है, कॉल कर सकती है, ये अपने को ध्यान में रखना पड़ेगा। और यहाँ पे सारे मेंबर एग्री हो भी गए भाई, ठीक है ना, ऑल मेंबर कंसेंटेड, तो इसीलिए यहाँ पे कोई वॉल्यूशन नहीं है और बाकायदा कंपनी अपना मीटिंग जो है वो कर सकती है। तो डी नंबर ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल सही जाता दिख रहा है। तो ध्यान रखेंगे कि कंपनी क्वेश्चन जब भी पढ़ो तो बहुत ध्यान से पढ़ना, ज्यादातर लोग बी के ऊपर जंप मारेंगे लेकिन बी नहीं, इसका आंसर डी पे हमारा जाने वाला है, ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट पे आते, रिगार्डिंग वोट कास्टेड बाय वर्णिका। ओके, वोट कास्टेड बाय वर्णिका, ये तो पढ़ा ही नहीं भी अपन ने, तो पढ़ना पड़ेगा भी कौन है ये। देखें ये देखो, ये रहा, यहाँ पे इसका इंफॉर्मेशन दे रखा है और इन्होंने क्या दिया, मिस वर्णिका हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ कंपनी अटेंड द मीटिंग एट मिस्टर आलोक प्रॉक्सी, ये प्रॉक्सी बन कर गए हैं, वोटेड बोथ टाइम्स, इन्होंने बोथ टाइम्स वोट किए। बोथ टाइम्स क्यों किए, इसके लिए बच्चों ऊपर का पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। एट द मीटिंग मिस्टर सिंह वाज इलेक्टेड एज अ चेयरमैन ऑफ द मीटिंग बाय शो ऑफ हैंड्स, while Mr. Manohar registered his dissent on the appointment of Mr. Singh as a chairman, and उन्होंने पोल का डिमांड किया है और मिस्टर मनोहर के पास सब्सटेंशियल वोटिंग राइट है। हम लोग जानते हैं पोलिंग का डिमांड करने के लिए जो रिक्वायरमेंट हमको चाहिए होती है वो इनके पास में है, बराबर, ठीक है भाई। पोल was held to elect the chairman of the meeting और Mr. Singh voted twice in his capacity as a member but obviously as well as chairman while the poll was taking। और मिस्टर सिंह जो है वो यहाँ पे इलेक्ट होते हैं चेयरमैन थ्रू द पोल एज वेल एज बाय ओवरवेलमिंग मेजोरिटी, ठीक है भाई, समझ गए अपन, तो वैसे भी बन गए थे ये। अब वर्णिका जो है इन्होंने दोनों टाइम वोट किया था, मतलब जब मिस्टर सिंह को इलेक्ट किया था शो ऑफ हैंड से भी और जब पोल से इलेक्ट किया था तब भी इसने वोट किया। व्हेन शी इनिशियली वोटेड तो उसने वोट किया था, रेज जो हैंड किया था वो मिस्टर सिंह के फेवर में किया था और जब इलेक्शन हुए उस वक्त के अंदर अगेंस्ट में वोट किया था, ठीक है भाई, कुछ भी हो। अब प्रॉक्सी को क्या शो ऑफ हैंड्स में वोटिंग का राइट होता है क्या बच्चे लोगों, देखें क्वेश्चन क्या पूछा है,
रिगार्डिंग द वोट कास्ट बाय वर्णिका विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट होल्ड ट्रुथ इन द लाइट ऑफ प्रोविजन ऑफ कंपनीज एक्ट। तो पहला पॉइंट कहता है बीइंग प्रॉक्सी वर्णिका इज नॉट अलाउड टू कास्ट वोट ऑन ए पोल। नहीं भाई, बिल्कुल वोट का चांस तो पोल में ही मिलता है इनको। सेकंड कहता है बीइंग प्रॉक्सी वर्णिका इज नॉट अलाउड टू कास्ट वोट बाय शो ऑफ हैंड्स। बिल्कुल सही है, शो ऑफ हैंड्स पे वोट का राइट नहीं है, व्हाइल शी कैन कास्ट वोट ऑन अ पोल। तो बी ऑप्शन इसमें अपने को सही दिखता नजर आ रहा है, लेकिन बाकी ऑप्शन भी पढ़ने पड़ेंगे। डिस्पाइट बीइंग नॉन मेंबर वर्णिका कैन बी ए प्रॉक्सी, लेकिन कांट वोट आइदर बाय शो ऑफ हैंड्स और ए पोल, या बोथ द केसेस उसको वोट करने का राइट नहीं है। नहीं भाई, बी ऑप्शन थर्ड का बिल्कुल सही अपने को दिख रहा है, ये अपने को ध्यान में रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। रिगार्डिंग द इंक्लूजन एक्सक्लूजन ऑफ द रिमार्क। ओके, कुछ रिमार्क है, देखें लास्ट पैरा में कुछ होगा, बाकी सब तो हमने पढ़ लिए। मिस्टर मनोहर जो शुरुआत वाला बंदा था भाई, ये तो पीछे पड़ गया है। रेज द क्वेश्चन ऑन द वोट इज कास्टेड बाय मिस्टर सिंह इन हिज कैपेसिटी एज अ चेयरमैन, हेंस ही पास द रिमार्क ऑन हिम, कुछ कमेंट कर दिया, एंड हिज अलाइज, उनके साथी लोगों पे भी, विच कैन बी कंसीडर्ड डिफेमेटरी, जो ऐसा लग रहा था मानहानि कर रहा है, उनके फेम के अगेंस्ट में है। चेयरमैन का ओपिनियन है, उन्होंने सीएस को बोला ये ऐसा रिमार्क को तुम हटा दो भाई, मिनट्स में मत लिखो। कुछ मेंबर ने ऑब्जेक्शन रेज किया इसके अगेंस्ट में कि नहीं भाई, सारी चीजें आनी चाहिए बच्चों, इतना पढ़ते ही तुम्हारे दिमाग में तो आ ही गया होगा पूरा का पूरा पार्ट कि डिफेमेटरी मैटर है, आने चाहिए नहीं आने चाहिए, क्या होगा आपने को पता है, चेयरमैन के पास में राइट है, तो उसी बेस के ऊपर पढ़ लेते हैं भाई। Regarding the inclusion exclusion of the remark by Mr. Manohar, advise the company secretary which of the following statement hold truth in light of provision of Companies Act and rules notified thereunder। ठीक है, तो मिस्टर मनोहर रिमार्क शैल बी इंक्लूडेड इन द मिनट बिकॉज मिनट शैल कंटेन फेयर एंड समरी। ठीक है, मनोहर रिमार्क शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम द मिनट बुक, रिमार्क आर मेड विद इंटेंट टू डिफेम चेयरमैन, एंड द चेयरमैन ओपिनियन ऑफ इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन इज इममटेरियल। चेयरमैन का ओपिनियन ये कह रहे हैं कि भाई मायने नहीं रखता, लेकिन डिफेमेटरी इसलिए नहीं आना चाहिए। तीसरा कहता है मिनिस्टर मनोहर रिमार्क शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम मिनट बिकॉज चेयरमैन हैज एब्सोल्यूट डिस्क्रिएशन डिजायर टू एक्सक्लूड एनी मैटर, जो उनको लगता है डिफेमेटरी है। यही हमारा आंसर होता दिख रहा है। मनोहर रिमार्क शैल बी इंक्लूडेड, सवाल ही नहीं है, बराबर कोई चैलेंज का ऑप्शन नहीं, क्योंकि सेक्शन 118 में हमने पढ़ा है चेयरमैन को ये पावर दिया गया है कि मिनट्स में अगर कोई डिफेमेटरी मैटर लगे तो उसको एक्सक्लूड कर सकता है, अपने को ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हमारे आंसर्स यहाँ आकर के कंप्लीट हो जाएंगे। चलिए जी, अगला क्वेश्चन है, इंटरप्रिटेशन का दिख रहा है, इज द कार्डिनल रूल ऑफ कंस्ट्रक्शन। ओके, जहां हम ऑर्डिनरी, नेचुरल और ग्रामेटिकल मीनिंग लेते हैं, सबको पता है फिफ्थ का आंसर क्या होगा भाई, ए ऑप्शन इज एब्सोल्युटली करेक्ट। ये तो सबको ही पता लग गया आप तो, है ना, एकदम इजी सा क्वेश्चन दिया है। और ऐसे क्वेश्चन मुझे लग रहे हैं कि किधर पे देखे हुए लग रहे हैं भाई, जाने पहचाने से क्वेश्चन है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ क्वेश्चन इसमें, हाँ, जैसा मैंने एक बार इसको ऐसे स्टडी किया था, तो इस बार के जो हमारे पेपर था एमसीक्यू का, उसमें एग्जाम्स में नवंबर वाले अटेम्प्ट के अंदर आए हुए क्वेश्चंस इन्होंने आरटीपी में भी कवर किए हैं। एबीसी लिमिटेड इसका शेयर लिस्टेड है रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में। ड्यूरिंग द करंट फाइनेंशियल ईयर चल रहा है 31 मार्च 23, द सेबी हैज फाउंड सम इरेगुलरिटीज इन द फाइंडिंग्स मेड बाय द कंपनी। तो सेबी प्रपोज करता है ट्रिब्यूनल को कि बुक्स ऑफ अकाउंट रीओपन करना है। क्या बात है भाई, रीओपन वही अपना जो 130 वाला वन सेक्शन पढ़ते हैं 130, वो पता है, एक पढ़ते हैं 130 131, दो में हमेशा कंफ्यूजन रहता है। एक में हम चाहते हैं कि यार बोर्ड रिपोर्ट और फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो हैं उनको वापस से कुछ देखा जाए वॉलेंटरी बेस पे, और एक ट्रिब्यूनल वगैरह ऑर्डर करता है कि रीओपन करना है। और रीओपन वाला जो हमारा मैटर है, तो दो सेक्शंस यहाँ पे हम पढ़ते हैं 130 भी 131 भी, लेकिन इधर जो अपना मैटर अपन पढ़ रहे हैं उसमें प्रीवियस 8 ईयर के ही ओपन हो सकते हैं। यही क्वेश्चन हमने से पूछा इन्होंने, है ना। तो कब तक लास्ट डेट पूछी है जहां तक के ओपन हो सकते हैं बच्चों, तो करंट फाइनेंशियल ईयर जो है वो है 22-23 का, 22-23। हाँ, इससे पहले के 8 ईयर जो है, इससे पहले के, ये तो करंट ईयर हो गया, तो इसके ठीक पहले के 8 साल जहां आकर के खत्म होते हैं उस फाइनेंशियल ईयर तक के हम लोग ओपन कर सकते हैं। तो कैलकुलेट करके अगर हम देखें तो साफ पता लग रहा है 8 साल हमारा 14-15 पे आकर के ये एंड होता है, तो 14-15 हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत क्लियर कट मैटर है, एकदम इजी। 7th क्वेश्चन, अरे डायरेक्ट क्वेश्चन है भाई ये तो, अमाउंट एक्युमुलेटेड इन द इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड शैल नॉट बी यूज्ड। ये तो सेम क्वेश्चन बच्चे लोगों हम लोगों ने किया हुआ है, पुराने एमसीक्यू के आप लेक्चर्स देखेंगे तो उसमें क्वेश्चन तो डिट्टो है। ठीक है, तो इन्होंने क्या बोला कि इन्वेस्टर एजुकेशन प्रोटेक्शन फंड में क्या नहीं जाएगा भाई, सेक्शन 125 आप लोग पढ़ते हो, रिफंड ऑफ अनक्लेम जाता है भाई, जाता है, बिल्कुल जाता है। यूज इस्तेमाल क्या होता है, तो अनक्लेम डिविडेंड वगैरह को यूज करने में वो होगा डोनेशन वाला कोई पॉइंट, फिक्स क्वेश्चन है।
अच्छा, जो हमारे केसेस थे 37 to 45 में क्लास मीटिंग, उसके लीगल एक्सपेंसेस को रिएम्बर्स करने में यहाँ पे भी इस्तेमाल होता है। ये पड़ा आंसर इसका, भाई सीधा आंसर है, सेम क्वेश्चन कर चुके हैं हम। सेंट्रल गवर्नमेंट को डोनेशन देने में, अरे उनसे तो डोनेशन मिलता है रे भाई, इधर लिखा है ग्रांट और डोनेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर द पर्पस ऑफ यूनिवर्सिटी एजुकेशन, सवाल ही नहीं होता, उनसे तो मिलता है भाई, उनको डोनेशन देने में इस्तेमाल नहीं होता है। और ये वाला भी इस्तेमाल होता है हमारा डिस्गॉर्ज अमाउंट वाला, ये भी आंसर नहीं हो सकता, सी ऑप्शन इज करेक्ट। अभी एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग विल नॉट बी कंसीडर्ड एज ए फॉरेन इंस्ट्रूमेंट। बच्चे लोगों, ये क्वेश्चन इस बार के नवंबर हमारे 22 के एमसीक्यू में था, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करवा रखा है। डी ऑप्शन इसका जाके देखेंगे तो डायरेक्टली आईसीए ने भी दे रखा है, बिल्कुल सीधा सीधा डी ऑप्शन इसका करेक्ट है। अब ये सर इसका आंसर मिलेगा कैसे सर हमको? देखो, इसमें मैंने तब भी पढ़ाते हुए कहा था कि इंफॉर्मेशन इसमें एक और देनी चाहिए थी इनको साथ में, कि आखिर ये जो बिल है वो ड्रॉ कहां हुआ है, क्योंकि सिस्टम पूरा ये कहता है कि बिल ड्रॉ कहां हुआ है, भाई इंडिया में हुआ है कि इंडिया के बाहर हुआ है, प्लस जिस पर्सन पे लिखा गया वो इंडिया का है कि बाहर का है, और जो पेबल हो रहा है वो इंडिया में है कि बाहर का है। इन इंफॉर्मेशन के बेस पे हम आंसर दे सकते हैं। और अगर आप स्टडी मैट की बढ़िया टेबल को या अपने प्रोविजंस को पढ़ेंगे तो आपको लगेगा चारों के चारों फॉरेन इंस्ट्रूमेंट है, चारों के चारों फॉरेन लग रहे हैं, बराबर। लेकिन चूंकि अब एक आंसर अपने को सेलेक्ट करना है, और अगर मैं ये मान के चलूं कि भाई यहाँ पे सारे देखो आउटसाइड ऑफ इंडिया चल रहे हैं, यही एक पर्सन है, क्योंकि पूछा है फॉरेन इंस्ट्रूमेंट कौन सा नहीं है, तो ये बिल ड्रॉ किया है पर्सन जो रेजिडेंट इन इंडिया है, बराबर। और तो फिर ड्रॉ जब इंडिया वाले बंदे पे किया तो मैं ऐसा प्रजम्पशन ले लूं कि भाई इंडिया में ही उसको ड्रॉ भी किया गया होगा, और इस वजह से फिर भले ही पेबल आउटसाइड ऑफ इंडिया हो, ये बिल जो है वो फॉरेन बिल की कैटेगरी के अंदर नहीं आने वाला है, ऐसा मान करके मेरा डी ऑप्शन जो है करेक्ट जाता दिख रहा है। अदरवाइज आप अगर टेबल से करेंगे तो उसमें सारी सिचुएशन जो है वो फॉरेन बिल की नजर आती है। तो एक इन्फॉर्मेशन इनको जो साथ में देना चाहिए था वो इन्फॉर्मेशन होता है कि यार बिल ड्रॉ कहां है, तो उससे प्रॉपर तरीके से प्लेस से हमारा आंसर जो है वो प्रॉपर यहाँ पे निकल सकता है। Who cannot inspect the register of charges and instrument of charges during business hour without paying the fees? मेंबर क्रेडिटर का फीस नहीं लगता है, लेकिन आउटसाइडर कोई भी चेक करने के लिए आएगा तो भाई तुमको फीस तो देना ही पड़ेगा, उसके बगैर तुम नहीं देख सकते। तो सी ऑप्शन बचे लोगों सीधा सीधा तुमको करेक्ट नजर आ ही जाएगा। ये हमारा सीधा आंसर हो गया, ध्यान में रखेंगे। चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन पे पहुंच गए। अरे सेम क्वेश्चन किया हुआ है, सेम टू सेम एग्जैक्ट हम लोग कर चुके हैं। As per provision of Companies Act and relevant rules thereunder, eligible company is not permitted to accept from public or renew the same deposits, whether secured or unsecured, which is repayable on demand is less than 6 महीने से कम के आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो। फर्दर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट जो होगा वो 36 मंथ्स का होता है। बट फॉर द पर्पस ऑफ मीटिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट ऑफ द फंड्स ऑफ अ कंपनी में एक्सेप्ट और रिन्यू डिपॉजिट ऑफ पेमेंट अर्लियर देन 6 महीने से कम के हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, 3 महीने तक के कर सकते हैं ना। तो 6, 36 और 6 होना चाहिए भाई आंसर, बराबर। तो 6, 36 और 6 हमको ए में दिखाई दे रहा है, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इसमें। ये हमारा क्वेश्चन सीधा सीधा बच्चे लोगों यहाँ पे हो गया। तो यहाँ आकर के हमारा एमसीक्यू वाला जो पार्ट है वो एब्सोल्युटली हो जाएगा खत्म। एक केस बेस्ड क्वेश्चन था, बाकी हमारे नॉर्मल से क्वेश्चंस थे, तो फटाफट से इसको देख लीजिएगा, खत्म कर लीजिएगा। और कल आप लोगों के लिए मैं रिमेनिंग इसका जो पोर्शन पूरा डिस्क्रिप्टिव वाला है वो लेकर के आने वाला हूं। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।